स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आज जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, बट गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारा ये पार्ट 4 है, इसके पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस किए हुए हैं, आप उनको भी जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो PDF अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको ये सभी लिंक मिल जाएंगे, आप इन लिंक्स के माध्यम से हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज बाई ओम, तो हम पहले रेजिस्टेंस के बारे में छोटी डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओम्स ने सबसे पहले जो कहा था, ओम्स ने कहा कि जो एक्चुअली ओम्स ने करंट को बताया था कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हम इसको पढ़ते इस तरीके से है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब जब भी हम करते हैं तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, क्योंकि V पहले आता है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले आता है, तब I आता है। तो एक्चुअल लॉ कुछ इस तरीके से था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी जो आपको पढ़ाया गया है हम उसी पे चलते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड जब एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता था तो हो जाता था V इक्वल टू IR। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता था जिसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता था, ठीक है, इसको जब हम इक्वल करते थे, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता था तो उसको हम बोलते थे कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो G की वैल्यू होती थी, ये G की वैल्यू होती थी 1/R। ठीक है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लॉ दोनों सेम है, बट दोनों का बस थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस आता है, इसमें कंडक्टेंस आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को आप बेहतर तरीके से इसमें जानते होंगे। अब यहाँ पे V इक्वल टू IR हो गया, यानी हम सिंपल टर्म में इसको लिख लेते हैं, V इक्वल टू IR। ये हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता था, यानी ये जो रेजिस्टेंस है एक किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर जब फाइंड किया गया कि रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता था, तो पाया गया कि रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, यानी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने पर बढ़ता था। रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, एंड दिस इज हैविंग लेंथ L, then in that case if this is cross section area for this particular section, then resistance will be इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर मोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, पतला वायर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए कभी कभार अगर अपने बड़े मोटर में पतला वायर लगा देते हैं तो पिघल जाता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर वायर लंबा होगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वायर की लेंथ अगर आप डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर डबल हो जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप अगर डबल करते हैं तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो उसकी हाफ हो जाएगी, यानी इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम एरिया की बात कर रहे हैं, और एरिया जो होता है सर्कुलर फॉर्म में मोस्टली होता है, तो उस केस में हम फार्मूला लगाते हैं πr²। तो यहाँ पे अगर रेडियस की बात होगी, ठीक है, अगर रेडियस डबल कर रहे हैं तो एरिया जो है वो 4 टाइम हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं कि रेडियस डबल करने पे 4πr² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, रेडियस आपको डबल कर रहा है या एरिया डबल कर रहा है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। रेडियस डबल कर रहा है तो पहले आपको स्क्वायर करना होगा, फिर आप उसको समझेंगे, लेकिन अगर एरिया डबल कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको डायरेक्टली उसमें समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जब इन दोनों को कंबाइन किया गया इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, तो इन्होंने पाया जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेशियो के एरिया लेंथ और एरिया के, इस तरीके से। ठीक है, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो यहाँ पे हटा, ठीक है, तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आई और इसको नाम दिया गया रेजिस्टिविटी, जिसको लिखा गया R इक्वल टू ρL/A। ठीक है, और यही जो क्वांटिटी थी ये रेजिस्टिविटी थी। अब रेजिस्टेंस जो था वो लेंथ पे डिपेंड करता था या करता है, और जो रेजिस्टेंस है एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन अब एक नई क्वांटिटी आई, ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना तो एरिया पे, और ना तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इस पे, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जिसका जो प्रभाव है वो किस वजह से है हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, यानी जिस चीज़ का कंडक्टर बना हुआ है उसी पे बस डिपेंड करती है, यानी आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगी। और साथ में एक चीज़ और इसके लिए डिपेंडेंट होता है, वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर का भी फंक्शन होती है। ठीक है, ये टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है, तो ये चीज़ आपको
ध्यान में रखना है। रेजिस्टिविटी इज फंक्शन ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, यानी मटेरियल चेंज होगा तो भी रेजिस्टिविटी चेंज होगी एंड टेम्परेचर चेंज होगा तो भी चेंज होगी। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस मटेरियल के साथ चेंज ही होगा क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ भी चेंज होगा क्योंकि रेजिस्टिविटी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो रेजिस्टेंस सब पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे भी, लेंथ पे भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, और टेम्परेचर। वीडियो में बस इन्हीं से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज वाई ओम। वाई ओम है रेजिस्टेंस किसी वायर का, ठीक है। तो वायर इज स्ट्रेच टू ट्रिपल इट लेंथ, यानी वायर को लेंथ 3 गुना किया गया है। अपना आंसर अपने ध्यान में सोचिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 3y, ओके, क्योंकि डिस्टेंस आल्सो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज द सेम एज 10 एम्पियर। यहाँ पर बाकी क्वांटिटीज दी गई हैं, बस यूनिट चेंज की गई है, बाकी सब में तो 10 ही है। यहाँ पे जूल पर कुलाम है, यहाँ पे वोल्टेज पर कुलाम है, यहाँ पे कुलाम पर सेकेंड है, यहाँ पे डब्लू पर सेकेंड है, यानी वाट पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इसका कोई फार्मूला जो आपको आता हो उनसे आपको रिलेट करना पड़ेगा। जूल और कुलाम से किस तरीके से रिलेट है करंट, या वोल्टेज और करंट किस चीज़ से रिलेटेड है, पहले तो आप जो फार्मूला जानते हैं आप उनको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन, सबसे स्टार्टिंग का जो फार्मूला आप जानते हैं वो है आपका Q इक्वल टू आई टी, ओके, Q इक्वल टू आई टी, जैसे वो होगी Q डिवाइडेड बाई टी, Q डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे Q जो यहाँ पे, तो इसी को हमको यहाँ पे बस एम्पियर को हमको कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट 1 एम्पियर इंटू 1 कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए 10 एम्पियर कितना हो जाएगा, 10 कूलम पर सेकेंड। तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वी बाई सी क्यों नहीं होगा, हम आपको वी बाई सी का ऑप्शन बता देते हैं, क्यों, वोल्टेज पर कूलम। तो वोल्टेज W इक्वल टू वी क्यू, W इक्वल टू वी क्यू आपने पढ़ा होगा, W इक्वल टू आपने वी क्यू पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज और कूलम, यहाँ पे एक अलग ही, मतलब आपको यहाँ पे जब आप ट्राई करने जाएंगे तो कोई भी फार्मूला आपका सेट नहीं होना है यहाँ पे, और अगर होना भी है तो आपको दूसरी क्वांटिटी यहाँ से जनरेट होगी। तो ये सबसे सिंपल चीज़ था, आपको इस तरीके से ध्यान कर रखना है, और अगर आपको फार्मूले और यूज उसके बेहतर आते हैं तो ये ऑप्शन आपको जल्दी से ही दिमाग में क्लिक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ सर्किट विथ 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देन द लार्जर करंट फ्लोज, यहाँ पर कुछ फिर आपको ऑप्शन दिया गया है, लार्ज करंट फ्लोज इन लार्ज रजिस्टर, करंट इज सेम इन बोथ। क्या दोनों में सेम करंट फ्लो करेगी? बिल्कुल नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है करंट दोनों में सेम तभी फ्लो करती है जब दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो, ठीक है, तभी वो करंट जो होती है वो दोनों में सेम फ्लो करती है। पहला वाला ऑप्शन है कि लार्ज करंट फ्लोज इन लार्ज रजिस्टर, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है, ठीक है, कि बाधा ज़्यादा हो और उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करे। रेजिस्टेंस मतलब करंट हमेशा सबसे आसान रास्ते में जाती है। सीरीज में तो करंट सब में सेम होती है, चाहे रेजिस्टेंस बड़ा हो चाहे छोटा। पैरेलल के केस में अगर रेजिस्टेंस कम है, मान लीजिए 1 ओम है और दूसरा एक रेजिस्टेंस इसी से कनेक्ट हुआ हुआ है और ये 10 ओम है, ठीक है, तो जो करंट फ्लो करने की कोशिश करेगी, हर चीज़ आराम की स्थिति में रहना चाहती है, हर चीज़ आसान रास्ता चाहती है। तो यहाँ से अगर करंट मान लीजिए सपोज 10 एम्पियर जा रही है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा करंट इसमें जाएगी और कम करंट इसमें जाएगी, क्योंकि करंट ज़्यादातर आसान रास्ता सेलेक्ट करती है। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस है। थर्ड ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम। ओके, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई चीज़ लगा हुआ है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम होगा, बिल्कुल होगा। और इसी का फ़ायदा हम उठाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में घर के अप्लायंस को कनेक्ट करके, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, लेकिन हम डी ऑप्शन को भी देख लें, ऐसा नहीं कि आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया तो आप लास्ट ऑप्शन नहीं देखेंगे। स्मॉलर रेजिस्टेंस है, स्मॉलर कंडक्टेंस। अच्छा, स्मॉलर रेजिस्टेंस, अच्छा बाधा कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि स्मॉलर रेजिस्टेंस है, स्मॉलर कंडक्टेंस। तो स्मॉलर रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब होता है कौन करंट को आसानी से फ्लो होने देता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्लियर? तो करंट को फ्लो करने देगा कम रेजिस्टेंस वाला, यानी उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए
अगर हम 1 ओम का कंडक्टेंस निकालते हैं तो 1/1 आएगा, ठीक है। कंडक्टेंस की यूनिट होगी MHO, ओम का जस्ट उल्टा, या ओम इनवर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी को आप ओम इनवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 10 ओम का कंडक्टेंस निकालें, ठीक है, 10 ओम का हम अगर कंडक्टेंस निकालें तो उस केस में यहाँ पे हो जाएगा 1/10, तो आप ये देख सकते हैं 0.1 MHO, यानी 0.1 ओम मो, सॉरी। तो यहाँ पे किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है, 1 मो ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी 1 मो आएगी, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, कंडक्टेंस ज़्यादा है। तो स्मॉलर रेजिस्टेंस है, लार्जर कंडक्टेंस, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। आपको सभी ऑप्शंस पहले चेक कर लेने, तब आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज ओम्स लॉ नॉट अप्लीकेबल, कौन से केस में ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। तो जितने भी कंडक्टर हैं सब में ओम्स लॉ अप्लीकेबल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर है, आर्क लैम्प भी कंडक्टर है, और वैक्यूम रेशियो वैल्यूज जो है यहाँ पे इसमें भी कंडक्टर है। बस इंसुलेटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो इंसुलेटर होगा, ठीक है। इंसुलेटर में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू इन। कोई कॉपर वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ L दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर यानी ये पूरा डायमीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, D दिया हुआ है, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस जो सप्लाई किया हुआ है वो V वोल्ट इनके क्रॉस सप्लाई किया हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड है यहाँ से। अब यहाँ पे इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज मेट D/4, ठीक है, डायमीटर यहाँ पे D/4 कर दिया गया, तो देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा हुआ है, वोल्टेज के बारे में नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे V भी दोनों को नोट कर दिया, तो आप इसको VD कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको V रहने दीजिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है, I/NAQ, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो VD है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे D/4 कर दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब आप इसको वैल्यू को रखेंगे, तो अब आप डायमीटर को 1/4 किया गया है, तो रेडियस में भी वही होगा। पहले रेडियस अगर R थी, यानी R इक्वल टू यहाँ पे हम ये कहेंगे D/2 थी, ठीक है। तो जो नई रेडियस होगी, जब डायमीटर उसका 1/4 कर दिया गया, तो यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेडियस भी जितना होगा, रेडियस भी होगा वो 1/4 हो जाएगा इनिशियल का, ठीक है। यानी रेडियस की अगर हम बात करें, डायमीटर पहले था D, तो बाद में कितना हो गया D/4, तो रेडियस अगर पहले रहा होगा R, तो बाद में रेडियस भी हो जाएगा R/4। तो अब हम यहाँ से जब एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे 1/πr²। R² मतलब नया रेडियस हमारा कितना है, R/4, तो R²/4 का स्क्वायर 16, तो 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, तो हो जाएगा 16 1/ वही इनिशियल एरिया जो था, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा πr²। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 16 टाइम हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का, तो यहाँ पे 16 VD इसका आंसर होगा। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्लियर। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू I/NAQ, ओके। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब विल हैव द हायर रेजिस्टेंस, कौन से बल्ब का होगा। तो मोस्टली ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पावर वोल्टेज को ही, पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस, यानी तीन क्वांटिटी, पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीन क्वांटिटीज़ को ही यहाँ पर लिखा गया है पूरे क्वेश्चन में। तो इन तीन से रिलेटेड कौन सा फार्मूला आप जानते हैं, आप जानते हैं पावर इक्वल टू V²/R, और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा R इक्वल टू V²/P, ठीक है, R इक्वल टू V²/P। तो अब जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ वोल्टेज,
एंड दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पावर। यानी पावर जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं पावर किस में कम है। पावर 60 वाट और 60 वाट, यानी 100 वाट वाला नहीं है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वोल्टेज भी दो ही प्रकार के लिए गए हैं। तो पहले आप पावर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 60 वाट और 60 वाट, ठीक है, तो ये कम पावर वाला है। कम पावर क्योंकि इन्वर्सली जितना कम पावर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज पे आते हैं, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे देखिए हमने दो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे पावर के केस में, पहला ऑप्शन ए था और दूसरा ऑप्शन ए था। इन दोनों में वोल्टेज किसका ज़्यादा है? इन दोनों में वोल्टेज ज़्यादा है ए ऑप्शन में, तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। यही सबसे आसान और सबसे ट्रिकी तरीका है लगाने का। अदरवाइज अगर आप बार बार स्क्वायर करके कैलकुलेट करने लगे, डिवाइड करने लगे, तब तो आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब इस केस में फिर से आप देखिए, अगर हम पहले पावर ना देख के अगर हम पहले वोल्टेज देखते तो उस केस में भी हमारे पास दो ऑप्शन सेलेक्ट होते। एक ऑप्शन सेलेक्ट होता ए और बी, ए सी और डी तो बिल्कुल रिजेक्ट ही हो जाते, ठीक है क्योंकि इन दोनों में भी सेम पावर दी गई है। अब इन दोनों में जिनका कम पावर होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यानी 60 वाट को सेलेक्ट करेंगे। फिर से हमारा जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ वो ए। तो आपको ये ट्रिक यूज करना है अपने एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं और इसके आने के चांसेस 90% होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि ओम्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है? यहाँ पे डीसी सर्किट के लिए बिल्कुल अप्लीकेबल होता है, ठीक है। आपको पता होगा डीसी सर्किट में हम मोस्टली कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया था हाई करेंट्स। तो हाई करेंट्स हो तो भी करंट तो फ्लो करेगी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही, ठीक है। तो उस केस में भी ये लगेगा ही। स्मॉल रजिस्टर, रेजिस्टेंस बड़ा हो या छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे स्मॉल रजिस्टर्स में भी आसानी से ओम्स लॉ फॉलो करेगा, लेकिन ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर में फॉलो नहीं करता, क्योंकि सेमीकंडक्टर की वर्किंग का जो रूल होता है वो अलग होता है। उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसमें होल्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें करंट दो अलग अलग क्वांटिटीज़ की वजह से फ्लो करती है, और डिपेंड करती है करंट की कितने होल और कितने इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एट ए मोमेंट उसमें जनरेट हुए हैं, ठीक है। दूसरा डॉपिंग पे निर्भर करती है। तो उसके केस में ओम्स लॉ जो होता है अप्लीकेबल नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब आप सेमीकंडक्टर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक उनकी शो नहीं होती। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, कंडक्टेंस कौन से टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। कंडक्टेंस होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, और इसी को हम ओम को हम अगर उल्टा लिखते हैं इधर से इधर तो हो जाएगा MHO, तो इसकी यूनिट मो भी होती है। कंडक्टेंस को आप कंडक्टिविटी से बिल्कुल रिलेट मत कीजिएगा। कंडक्टिविटी जो होती है वो जस्ट रेजिस्टिविटी की जस्ट इनवर्स होती है, ठीक है। तो वो अलग क्वांटिटी है। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर टू डिफरेंट क्वांटिटी। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस से आता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी से आती है। आप अगर इनका नेम प्रोनाउंस करते हैं तो आपको बिल्कुल उनमें रिजेम्बलेंस दिख जाएगी, ठीक है। इन अ करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ग्राफ ऑफ अ लीनियर रजिस्टर द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल इंडिकेट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और हमने यहाँ पे आसान क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें गलती करने के चांसेस बहुत हैं। यहाँ पे वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बात की गई है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स की। आप क्या करते हैं कि आपने जो हमेशा से पढ़ा है आपको लगता है कि वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। तो अब जब आप यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो स्लोप जो होता है वो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा जो होता है वो होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस पे आई है और एक्स एक्सिस पे वी है। तो वी अपॉन आई आर होता है, ठीक है, वी अपॉन आई आर होता है, लेकिन यहाँ पे आई अपॉन वी है, यानी हमने इसको जस्ट इन्वर्स कर दिया। तो आई अपॉन वी जो होगा 1/r होगा, और दिस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो ये यूनिट है एक इसकी, ये कंडक्टेंस की यूनिट है, यानी जी की यूनिट है, ठीक है। तो द क्वांटिटी द ग्राफ जो होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ जो होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा वो यहाँ पे आपको कंडक्टेंस शो करेगा। तो आपको ध्यान से बनना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, और आप जितना आंसर देंगे हमें उतनी खुशी होगी। और आई होप हम उससे समझ पाते हैं कि आप कितना इस क्वेश्चन को समझते हैं, और हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन,
और हमने इस वीडियो में उसका आंसर बताया हुआ है, आप वीडियो को रिवाइंड करके प्ले कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड करती है क्या, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, या मटेरियल पर डिपेंड करती है, या इन सब पे डिपेंड करती है? किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है? राइट डाउन द आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड फॉर सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, और भी कई सारे PDF और भी कई सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे जितने लिंक्स हैं आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आ सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।